नमस्कार दोस्तों, जीएस एजुकेटर में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम वीडियोस कवर करने वाले हैं वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड होगा। बिहार स्पेशल में जो फर्स्ट डे हम लोग ले रहे हैं, इसमें हम लेने जा रहे हैं पॉलिटी सेक्शन कि इसकी बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में आज देखेंगे। फिर मैं धीरे धीरे जियोग्राफी सेक्शन भी डालता रहूँगा, इकोनॉमी सेक्शन भी डालता रहूँगा और कल्चरल सेक्टर भी डालता रहूँगा। बट आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, पॉलिटी सेक्शन पे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार का जो राजकीय पशु है, जिसको कहें तो स्टेट एनिमल, वो हमारा बुल को बनाया गया है। बुल जो है बिहार का स्टेट एनिमल है। स्टेट सिंबल की अब अगर बात कीजिएगा तो ये आपका ये सामने जो ये दिख रहा है, ये है बोधि ट्री है। ये बोधि ट्री है, जिसको कहेंगे कि बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष का सिंबल है। इसको बिहार सरकार ने क्या किया है कि अपना स्टेट सिंबल बना रखा है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भगवान बुद्ध जो है वो बोध गया में ही बैठ के एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध काफ़ी इंटेलेक्चुअल रहे हैं और उनका इंडियन कल्चर में और रिलीजन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसलिए क्योंकि वो बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो राज्य सरकार ने, मतलब बिहार सरकार ने क्या किया कि उन्होंने जो है इसी बोधि वृक्ष को उन्होंने अपना स्टेट का सिंबल बनाने का शुरू किया। और ये जो है बोधि ट्री अब बिहार का सिंबल है। आप देखे होंगे, अगर आप आए दिन आप कभी भी चलते होंगे तो आपका सामना कहीं ना कहीं पुलिस वालों से ज़रूर हुआ होगा। अगर आपने पुलिस वालों को से सामना हुआ है और बिहार पुलिस से, तो आप बिहार पुलिस के देखे होंगे कि उनके आर्म्स पे जो होता है, आर्म्स पे यही लोगो लगा होता है। तो ये जो है, क्योंकि ये स्टेट का सिंबल है, इसीलिए जो है वो बिहार पुलिस भी इस चीज़ को कैरी करती है। अब बिहार के स्टेट ट्री की बात कर ले आप, तो स्टेट ट्री में बनाया गया है पीपल को। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पीपल को बनाया गया है कि पीपल जो है स्टेट का ट्री जो है, स्टेट ट्री जिसको कहिएगा, वो पीपल ट्री ही है। अब वैसे ही आप राजकीय फूल या फिर स्टेट का जो फ्लावर है वो आप देख रहे हैं सामने में, ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को जो है स्टेट ने कैरी किया है एज अ स्टेट फ्लावर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आपने जब भी आप बिहार में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और जब भी आप बिहार में कभी भी मछली खरीदने गए होंगे, तो ये मछली आपको बहुत कॉमनली दिखी होगी। ये है मांगुर मछली। और मांगुर मछली को बिहार सरकार ने क्या किया है कि अपनी स्टेट फिश के रूप में इसको अडॉप्ट किया है। अभी आपको मालूम होगा कि मांगुर मछली को बहुत से लोग कहते हैं खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि ये ज़मीन के नीचे होती है। जब आप पानी में जाओगे तो पानी में कीचड़ दलदल में ये पाई जाती है। और ये क्या करती है कि जैसे अब उस पूरे वाटर बॉडी में, या मान लीजिए कि तालाब है या नहर है, उसके नीचे में बैठती है, तो क्या करती है कि पूरा कचरा, जितना भी कचरा, चाहे वो घरों से हो, हाउस होल्ड से निकलता हो कचरा, या इंडस्ट्री से निकलता हो, या और भी जितने भी कचरे निकलते हैं, वो क्या करती है कि इन कचड़ों को खाती है। और उसके साथ साथ जो टॉक्सिक बॉडीज़, अगर मान लेते हैं कि कोई फेंक दिया जाता है नाले में, नहर में, या गंगा जी में ही विसर्जन कर दिया जाता है अंतिम संस्कार, तो उससे क्या होता है कि ये उन सभी को खा करके ये काफ़ी टॉक्सिक हो गई थी। इसीलिए कुछ समय पहले तक स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने डिसाइड किया था कि मांगुर मछली पे बैन कर देते हैं, इसका ये ईटेबल नहीं है, मतलब कि अभी ये खाने लायक नहीं है, क्योंकि इससे बीमारियां हो रही थी। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने भी इस मछली पे से जो है बैन को हटा दिया है। ये जो बैन किया था, इसको इसने हटा दिया है और अप्रूवल दे दिया कि अब आप इसको कमर्शियली बेच सकते हैं, लोगों को, मतलब लोग खा भी सकते हैं। उसके बाद में आप देख लीजिए कि हमारे राज्य की जो पक्षी है वो है ये गौरैया। गौरैया पक्षी आपको हर जगह बिहार में दिखेगी ही दिखेगी। खैर, अब तो आपको मालूम होगा कि जब से टावर बनने शुरू हुए हैं, जो सेल फोन के टावर नहीं होते हैं, सेल फोन के टावर से जो रेडिएशन निकलता है ना, रेडिएशन इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। इसलिए अब आप देखिएगा कि वहाँ पे भी, बिहार में भी धीरे धीरे जो स्पैरो है, गौरैया है, इसकी जनसंख्या ख़त्म हो रही है।
मुझे याद है कि मैं जब बच्चा था और मैं गांव पे रहता था, तो हमारे घर के आंगन में जो छोटे छोटे होल्स होते थे, उस होल्स में ये गौरैया आती थी और वहीं पे अपने मतलब कि वहाँ बच्चा दे दिया करती थी या फिर अंडे दे देती थी। और पूरे दिन मतलब कि ये हमारे घर में ये घूमती रहती थी इधर उधर। बट अब तो हमारे यहाँ भी इसकी जनसंख्या कम हो रही है। मैं अभी रिसेंटली गांव गया था तो मुझे ऐसा नहीं दिखा, थी दो चार थी बट अब उतनी नहीं रही जितनी कि पहले थी। तो ये तो आपका आपने समझ लिया कि सिंबल के बारे में आपने जान लिया कि स्टेट से रिलेटेड कौन कौन सा सिंबल हैं जो जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पॉलिटी सेक्शन पे नज़र डालते हैं कि क्या है। देखिए, ये आपके सामने जो मैप आप देख रहे हैं ये है बिहार का मैप और बिहार में पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बिहार में डिस्ट्रिक्ट पे आने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी विधायिका कैसी है। और विधायिका है तो क्या है, द्विसदनात्मक है कि वन सदनात्मक है, मीन्स बाई कैमरल है या यूनी कैमरल है, कितने मेंबर्स हैं, ये सब चीज़ें पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेट पे आएंगे। तो देखिए, इससे पहले इसको शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर जिसको कि आप विधायिका भी कहते हैं, तो विधायिका जो है ना बिहार की, वो द्विसदनात्मक है, मतलब कि बाई कैमरल है। बाई कैमरल कहने का मतलब है कि द्विसदनात्मक है, मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। ठीक है, हिंदी में कहें तो इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहने का मतलब कि विधानसभा भी होगी और ये विधान परिषद भी होगी। तो ये चीज़ है, हमारे यहाँ बिहार में इस चीज़ को बनाया गया है। अब उसके बाद में आप देख लीजिए कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें टोटल जो है सीट की अगर बात करें कि कितने सीट हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली इलेक्शन भी हुआ था, तो 243 सीट्स जो हैं ये आपके विधानसभा में है। बिहार के विधानसभा में 243 सीटें हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें कि आपको बनाया गया है 75 मेंबर को। ठीक, यहाँ पे 75 लोग चुने जा सकते हैं और इसमें 243 जो हैं जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 75 ही हैं। ठीक है, ये जान गए। अब इसके बाद में आपको ये जानना होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीटें हैं, तो 243 तो ऐसे नहीं होती है ना। आपने ये जाना होगा कि कुछ सीटें रिजर्व कर ली जाती हैं। किस लिए की जाती हैं? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और हर स्टेट में ऐसा किया जाता है जहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन होती है, और बिहार में तो बिल्कुल है। तो इसलिए बिहार में भी क्या किया गया है कि इन 243 सीटों में से क्या किया गया है कि कुछ एससी के लिए रिजर्व कर लिया गया है और कुछ एसटीज़ के लिए कर लिया गया है। तो जो एससी के लिए रिजर्व किया गया है सीट, वो सीट जो है आपकी 40 है। 40 सीटों को, 243 में से 40 सीटों को जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर लिया गया है कि उन सीटों पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही लड़ेंगे, उनके सिवा कोई जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट वहाँ से फाइट नहीं कर सकता है। वहाँ से वो चुन के लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा में नहीं आ सकता है। विधानसभा में वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? शेड्यूल कास्ट ही आएंगे। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जब आप देखिएगा तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीटें ही सिर्फ रिजर्व की गई हैं पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली में। उन 2 सीटों में भी क्या है कि 2 सीटें आपको याद रखना होगा, क्योंकि वो अक्सर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई वो कौन सी सीटें हैं जिसको कि जो है रिजर्व करके रखा गया है इनके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो देखिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है ना, एक मनिहारी आपने सुना होगा, मनिहारी, एक मनिहारी सीट है जो कि आपका पड़ता है कटिहार में। यहाँ है कटिहार, ये देख लीजिए, कटिहार में ये जो है मनिहारी सीट, वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक सीट रिजर्व की गई है। और दूसरा जो सीट है, दूसरा सीट को रिजर्व किया गया है वो है कटोरिया। ठीक है ना, कटोरिया में एक कटोरिया जगह है, ये कहाँ पड़ता है अब ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो कटोरिया जो है ना ये बांका में पड़ता है, तो बांका में भी एक सीट जो है वहाँ का, उसको रिजर्व कर लिया गया है। किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कि भाई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स ही लड़ेंगे और वही जो है चुन के लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों भाई, हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, कहते हैं कि सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली राइट देती है, तो फिर ये 40 सीटें इनको रिजर्व क्यों कर ली गई है, या एसटी के लिए रिजर्व क्यों कर ली गई है? क्यों नहीं इसको 243 को जनरल बना दिया जाता कि हर कोई जिसको जहाँ से मन करे वहाँ से वो चुनाव लड़ ले? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप देखिएगा कि हमारे यहाँ अभी भी कास्टिज्म है,
रीजनलिज्म है, अपर लोअर हमेशा चलता रहता है, और ख़ास करके बिहार जैसे स्टेट में। तो इस संदर्भ में क्या किया गया कि ऐसे सीट्स कुछ रिजर्व कर लिए गए जिससे कि शेड्यूल कास्ट भी चुन के इस असेंबली में आए, शेड्यूल ट्राइब्स भी चुन के इस असेंबली में आए, और वहाँ आके जो है वो अपने जनता का आवाज़ रख सकें, कि ऐसा ना हो कि वो चुने ही ना जाएं और सिर्फ जो है जनरल के कैटेगरी ही चुना जाए या ओबीसी ही चुना जाए, तो इनसे आवाज़ दब जाएगी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी में हर किसी के पास में अपना राइट है, उसको राइट टू वॉइस है, मतलब वो अपना आवाज़ पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो है इन सीटों को रिजर्व कर लिया गया था कि भाई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही लोग चुन के आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये तो रहा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की बात। अब अगर हम कहें कि लोकसभा में कैसे जाते हैं भाई यहाँ से लोग, क्योंकि जब सेंट्रल का इलेक्शन होता है तो भाई लोकसभा में भी तो बिहार से लोग चुने जाते हैं। तो जब लोकसभा की अगर आप बात कीजिएगा ना, तो लोकसभा में यहाँ से 40 सदस्य चुन के जाते हैं। मतलब कि अगर कह लीजिए कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बिहार में कितनी है, तो 40 है। मतलब कि टोटल ये पूरे बिहार से 38 जिले जो बिहार के हैं, इन 38 जिलों में से 40 लोग चुन के जो है लोकसभा में जाते हैं और वहाँ जो है बिहार का आवाज़ रखते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें भी क्या है कि लोकसभा में भी जो है 40 के 40 जनरल सीट्स तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे भी तो जो कमज़ोर और दबा कुचला वर्ग है उसको भी पहुँचाना है। तो इसलिए क्या किया गया है, क्या गया है ना कि इन 40 सीटों में से 6 सीटों को रिजर्व कर लिया गया है। किसके लिए भाई? तो शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। इन शेड्यूल कास्ट में जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। तो मैं इस चीज़ को अभी ही क्लियर कर दूं जिससे कि आपको आसानी होगा। देखिए, पहला जो है वो गोपालगंज, ये जो देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एससी ही कैंडिडेट चूज़ करके फाइट करके और लोकसभा में जा सकते हैं। तो एक तो पहला आप दिख गया, फर्स्ट नंबर गोपालगंज दिख गया आपको। गोपालगंज के बाद आप आइएगा, तो गोपालगंज के बाद आप जब चले आइएगा इधर, तो आपको दिखेगा हाजीपुर, जिसको कि आप क्या कहते हैं, वैशाली कह देते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है वैशाली, यहाँ से भी जो है शेड्यूल कास्ट चूज़ करके मतलब एससी के लिए ये रिजर्व करके रखा गया। तीसरा आइएगा तो इसी से सटा समस्तीपुर आपको दिखेगा, ये भी जो है रिजर्व कर लिया गया है। उसके बाद चौथा जब आइएगा तो यहाँ आप देखे होंगे सासाराम, जिसको कि कहा जाता है रोहतास, ठीक, तो इसको रिजर्व कर लिया गया है। फिर सासाराम के बाद आप गया देख रहे हैं, गया को भी रिजर्व कर लिया गया है। और इसके साथ साथ लास्ट और जो है ये है आपका जमुई, इनको रिजर्व कर लिया गया है। तो आप समझ गए होंगे, देख लीजिए, 1 गोपालगंज, वैशाली 2, समस्तीपुर 3, रोहतास 4, गया 5, जमुई 6। तो इन 6 सीटों को जो है एससी के लिए रिजर्व कर लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, सेंट्रल लेवल पे आपको मालूम है कि एक तो लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा भी होती है। तो भाई राज्यसभा में भी तो हर स्टेट अपने चुन के प्रतिनिधि भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो राज्यसभा में भी यहाँ से कोई तो जाता होगा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं ये हम अब लोग देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, राज्यसभा में जब जाने की बात आती है तो यहाँ से बिहार से 16 लोग चुन के जाते हैं, ठीक है। ये 16 लोग जो है यहाँ से जाएंगे राज्यसभा में। तो अभी तक मैं एक रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करी जाए, बिहार स्टेट लेजिस्लेचर की, तो वो तो बाई कैमरल है, मतलब कि द्विसदनात्मक है। मतलब कि वहाँ पे 2 हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है। विधानसभा में जो टोटल सीट है वो 243 है, मतलब 243 सीटें हैं। 243 में से 4 जो है एससी के लिए, 40 जो है एससी के लिए रिजर्व कर ली गई है, 2 जो है एसटी के लिए रिजर्व कर ली गई है, ठीक है। असेंबली का पता चल गया। अब काउंसिल में देख लेते हैं। काउंसिल में टोटल 75 सीटें हैं। 75 सीटें जो हैं वो विभिन्न वर्गों से आती है, जैसे एजुकेशनल फील्ड से आ सकते हैं, सोशल वर्क से आ सकते हैं, इन सब चीज़ों से ही आते हैं, ठीक है। फिर लोकसभा में आप देख लीजिए, तो लोकसभा में यहाँ से 40 लोग जाते हैं। 40 में से 6 सीटें रिजर्व कर ली गई हैं। जो 6 सीटें रिजर्व की गई हैं वो गोपालगंज है, वैशाली है, समस्तीपुर है, जमुई है, रोहतास है, गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको पता होना होगा। राज्यसभा में जो है 16 मेंबर यहाँ से चुन करके जाते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करी जाए, ठीक है। तो प्रशासनिक इकाई की अगर बात की जाए तो देखिए, बिहार को गवर्न करने के लिए क्या किया गया है कि बिहार को गवर्न करने के लिए सबसे पहले जो है
वो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम किया गया है वो है कि इतना बड़ा एरिया है, तो अब इतने बड़े एरिया को तो कंट्रोल ऐसे किया नहीं जा सकता, तो इसको जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांटा गया। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांटा है। ठीक, अब यूनिट में देख लीजिए, सबसे पहला तो क्या है कि इसको डिवीजन में पहले बांटा गया है। ठीक, ये है डिवीजन। डिवीजन आप अपने सामने देख रहे हैं कि टोटल जो है वो 9 डिवीजन में बांटा गया है। ठीक, ये 9 डिवीजन में है। 9 डिवीजन आपको दिख रहा है कि एक पटना डिवीजन है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है। ठीक, इतने हैं। अब आपको याद करने के लिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी याद नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके सामने मैप रख दिया है। मैप पे पर्टिकुलरली कलर कर दिया है कि अगर मैं कहूँ कि तिरहुत, तो तिरहुत में कौन कौन आ जाता है, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी आ गया, शिवहर आ गया, मुजफ्फरपुर आ गया, वैशाली आ गया। ठीक, वैसे ही सारण आप देख रहे हैं तो गोपालगंज आ गया, सिवान आ गया, सारण है। तो ये जो है ये टोटल तीनों के तीनों स्टेट जो है ये सारण डिवीजन में आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसे आप एक बार इस मैप पे एक बार अच्छे से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको दोबारा से याद करवाने की ज़रूरत होगी। और आप ना नेमोनिक ढूंढ लीजिएगा। नेमोनिक कहने का मतलब है कि कुछ फ़नी तरीके से याद करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि विशाल और मुजफ्फर दोनों मिल करके शिवहर गए, शिवहर से उन्होंने सीता माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए जो है चरण स्पर्श किया, फिर चरण स्पर्श करके वो पश्चिम की तरफ बढ़े। मतलब जो भी जैसा भी आपका निमोनिक होगा आप इस तरीके से ढूंढ के और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये 38 डिस्ट्रिक्ट है आपके बिहार में, वो आपके सामने दिख रहा है, सभी 38 डिस्ट्रिक्ट। इसमें से आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया ना, वो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये देखिए अरवल। ठीक, तो ये जो है अरवल को अभी नया 38वां जिला बनाया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रहा अरवल, तो इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में आप जब ब्लॉक लेवल पे आइएगा कि भाई ब्लॉक, पहले तो डिवीज़न हो गया कि 9 है, आपको डिस्ट्रिक्ट पता चल गया कि 38 है। इसके बाद में ब्लॉक जो है, तो ब्लॉक की संख्या जो है हमारे यहाँ बिहार में वो 534 बनाई गई है। ठीक है, 534 ब्लॉक बनाई गई है, वो आप देख लीजिएगा। ब्लॉक खैर उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक से तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ये डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं और डिवीज़न से बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी क्या बनेंगे कि लेटेस्ट किसको जो है ऐड किया गया है एज अ डिस्ट्रिक्ट, तो अरवल मैंने बता दिया। डिवीज़न में आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि डिवीज़न से कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पटना डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले आते हैं। अब उसमें ऑप्शन दे देगा आपका, रोहतास दे देगा, भोजपुर दे देगा, बक्सर दे देगा, एक औरंगाबाद दे देगा। अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई औरंगाबाद है कि नहीं है, तो एक बार आप देख लोगे तो उस तरीके से आपको आसानी होगा इस चीज़ को पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ बिहार के बारे में जो मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि बिहार पहला स्टेट है। ठीक है ना, बिहार जो है, एक मिनट, बिहार जो है ये फर्स्ट स्टेट है जिसने क्या किया है कि 50% रिजर्वेशन जो है ये वुमेन्स को दिया है। ठीक है ना, और किस चीज़ में दिया है, तो पंचायत में, कि जब पंचायत का इलेक्शन होगा तो पंचायत के इलेक्शन में 50% सीटें जो होंगी पंचायत की वो महिलाओं के लिए ही रिजर्व की कर दी जाएंगी। मतलब कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही लड़ सकती हैं, महिलाओं के सिवा कोई नहीं। अब महिलाओं में वो कोई भी हो सकती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी आ सकती हैं, बट महिलाएं ही होंगी, ये 50% है। और ऐसा करने वाला जो है बिहार पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर जाए स्टेट की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको पता होगा कि एक तो हिंदी है और दूसरा उर्दू है। ठीक है, दो हमारे पास में लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक है, अब एक चीज़ है, उर्दू को कभी कभी पूछ देता है कि उर्दू को कब ऐड किया गया था, कि उर्दू को दूसरा सेकंड लैंग्वेज कब बनाया गया था बिहार का, तो वो आप जान लीजिएगा कि 1989 में इसको जो है सेकंड लैंग्वेज के रूप में बनाया गया था। ये चीज़ें आप जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है। स्पोकन लैंग्वेज मतलब कि अगर आप बात कर ली जाए कि कितनी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं बिहार में, तो इसमें आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होगा हिंदी तो सभी कोई बोलते हैं भाई, तो हिंदी आ जाती है। हिंदी के बाद आप जो है भोजपुरी आ जाती है। भोजपुरी के बाद फिर आप देखिएगा तो मैथिली आ जाती है। मैथिली के बाद में अंगिका आ जाती है, और लास्ट में एक और जो है वो है मगधी।
ठीक है, तो ये मगधी आ जाती है। इन सब चीज़ों को, ये जो है टोटल ये 5 लैंग्वेज जो है बिहार में बोली जाती है। मैथिली के बारे में एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो है 8th शेड्यूल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, 8th शेड्यूल में मैथिली को शामिल किया गया है। और 8th शेड्यूल में मैथिली को शामिल किया गया था, तो ये आपको शामिल किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट था ना, जब 92nd अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, ये कब आया था 2003 में, तब मैथिली को जो है शामिल किया गया था एज अ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। अभी आपको मालूम होगा कि 8th शेड्यूल जो है, 8वां शेड्यूल संविधान का, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेज है, 22 लैंग्वेजेस में है। और ये आप जान लीजिएगा कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया था तो सिर्फ मैथिली को ही शामिल नहीं किया गया था। उस समय जो है कुछ लैंग्वेजेस और थे, वो बिहार के नहीं थे, बिहार से बाहर के थे, जिनको ऐड किया गया था। उसमें था, पहला था बोडो, फिर डोगरी के बारे में आपने सुना होगा कि डोगरी भी थी, बोडो ये हो गई बोडो लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज, फिर संथाली थी, संथाली लैंग्वेज को भी ऐड किया गया था। और संथाली के बाद में फिर एक ये जो मैं बताया मैथिली, ठीक है। तो इतनी लैंग्वेजेस जो है, 4 लैंग्वेजेस को ऐड की गई थी उस समय। तो ये तो रहा आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आप एक चीज़ जो है वो समझिए, जो शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट चलिए कोई नहीं, मैं अभी भी बता देता हूँ। देखिए बिहार का सबसे पहले ना एस्टैब्लिशमेंट डे, कि एस्टैब्लिशमेंट डे कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हर साल 22 मार्च को, हर साल 22 मार्च को जो है बिहार डे या फिर बिहार एस्टैब्लिशमेंट डे के रूप में बनाया जाता है। ये बनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। ऐसा क्यों किया गया, देखिए इसके पीछे एक बहुत मतलब हिस्ट्री है, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या था कि आपने 1911 का टाइम आप याद कीजिए, 1911 के टाइम पे क्या होने वाला था। उस समय जो है ब्रिटेन में नए राजा चुन के आए थे, ठीक, जिनका नाम था किंग जॉर्ज पंचम, ठीक। ये किंग जॉर्ज पंचम जो थे, ये नए राजा थे, और इनके साथ में जो क्वीन थी, क्वीन का नाम था क्वीन मैरी, ठीक है। ये थी दोनों लोग। तो इन लोगों ने क्या हुआ था कि ये उस समय सत्ता पे चढ़े थे, मतलब कि वो सिंहासन पे बैठे थे। इसी चीज़ को जब वो सिंहासन पे बैठे थे तो क्या था कि भारत क्या था उस समय, ब्रिटेन का जो है उपनिषद था, मतलब कि कॉलोनी था। और बिहार ये जो था किसका, ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो भाई अब अगर ब्रिटेन में राजा बने तो वो जाहिर सी बात है कि अब तो वो कॉलोनी में भी सेलिब्रेट होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के 1911 में जो है ना दिल्ली दरबार बनाया गया था, ठीक, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 1911 में। और 1911 के इसी दिल्ली दरबार में सबसे पहले बोला गया क्या भाई, कि बिहार को जो है ना, बिहार को उस समय बंगाल से सटा हुआ था, ठीक है। बिहार जो है वेस्ट बंगाल का ही उस समय मतलब बिल्कुल पार्ट था, पूरे बंगाल कहा जाता था, पूरे रीजन को मिला के बंगाल कहा जाता था। तो दिल्ली दरबार में डिसाइड किया गया कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने बड़े एरिया पे, तो बंगाल को अलग करेंगे हम बिहार से। ये पहला अनाउंसमेंट जो है इसी दिल्ली दरबार में आया था। और दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1911 में हुआ था। तो ये इसके बाद में क्या हुआ कि आयोजन में घोषणा तो कर दी गई 1911 में ही कि भाई हम बिहार को अलग करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि अधिसूचना, जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन, क्योंकि भाई कोई भी फॉर्मल काम करने से पहले कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन निकालती है। अभी हम लोग का कहीं भी कोई भी जॉब का वैकेंसी भी आता है तो पहले नोटिफिकेशन आता है। तो वैसे ही ये जो अधिघोषणा है ये जारी किया गया था 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को ये हो गया था, ठीक है। तो ये अधिसूचना जब 22 मार्च 1912 को निकाला गया, उसी दिन को बिहार सरकार जो है अपने गठन के रूप में लेती है और कहती है कि ये जो है हमारा बिहार एस्टैब्लिशमेंट डे है, तो हम 22 मार्च 1912 को ही ये मनाएंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि ये क्या हुआ था कि अधिघोषणा तो निकल गई, लेकिन इसको जो है प्रैक्टिकली, मतलब कि बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है
वो बनाया गया था आपका 1 अप्रैल आ गया था, 1 अप्रैल 1912 आ गया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 को जो है फाइनली दोनों राज्य, बंगाल अलग हो गया और बिहार अलग हो गया, और उस दिन से बिहार बना। लेकिन हाँ, उस समय आपको याद रखना पड़ेगा कि उस समय बिहार में जो है ना, सिर्फ बिहार नहीं था, बिहार तो था ही, बिहार के साथ साथ उड़ीसा था, और उड़ीसा, और आपको मालूम है कि बिहार में उस समय झारखंड भी आता था। तो ये तीनों राज्य मिलकर उस समय बिहार बने थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर भी एरिया काफ़ी बड़ा था, क्योंकि अब आप सोच के देखिए कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड अगर तीनों है तो कितना बड़ा एरिया था। तो फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से जो है वो कंट्रोल करना सही नहीं हो पा रहा था। इसलिए दोबारा से क्या हुआ कि 1 अप्रैल को 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को क्या किया गया कि उड़ीसा को इससे काट के अलग कर दिया गया। उड़ीसा जो था इसको सेपरेट किया गया। पहले कहा गया कि भाई उड़ीसा अब सेपरेट स्टेट बनाइए और बिहार को अलग छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद सब कुछ चलता रहा स्मूथली। उसके बाद तो हम इंडिपेंडेंस के बाद हम आज़ाद भी हो गए, लेकिन उसके बाद फिर से प्रशासनिक दृष्टि से फिर भी प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि झारखंड में क्या थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है और बिहार में कम है। तो क्या हो रहा था कि भाई ट्राइबल एरिया को कंट्रोल करने पे दिक्कत हो रहा था। यहाँ झारखंड में आपको मालूम है कि ट्राइबल इतने ज़्यादा हैं कि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, तभी फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से दिक्कत आ रही थी। तो दोबारा से क्या हुआ कि 14 नवंबर का टाइम था और 2000 इस दिन जो है झारखंड को भी जो है, झारखंड जो है इसको भी सेपरेट किया गया, और सेपरेट करके जो है बिहार, अब जो है आज का जो बिहार है जिसमें कि 38 जिले हैं, वो आप देखते हैं ये 14 नवंबर 2000 के बाद से जो है ये बिहार अपने आज के स्वरूप में आया, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि बिहार का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये 22 मार्च को क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे का मैंने पर्पस बता दिया आपको। हाँ, एक चीज़ आप पॉइंट हमेशा याद रख लीजिएगा कि ये 22 मार्च जो है ना, इससे एक फैक्ट बताता हूँ, याद करने में आपको आसानी होगा। 20 मार्च को क्या करते हैं, इससे ठीक 2 दिन पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना स्पैरो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। स्पैरो डे के रूप में सेलिब्रेट करें। स्पैरो का मतलब क्या है, गौरैया दिवस के रूप में हम मनाते हैं यही 20 मार्च को। तो हो सकता है मैंने ऐसा ही एक जस्ट फैक्ट लाइक बता दिया आपको, कि एक बार दिमाग में बैठे यही रखिएगा कि भाई 22 को ये था तो 2 दिन पहले ये हम लोग मना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन के बाद में बाकी और चीज़ें मैं एक बता देता हूँ। लोकल बॉडी शायद मेरे हिसाब से छूट रहा है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लोकल बॉडीज़ या फिर कह लीजिए कि स्थानीय निकाय जो है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। नगर निगम की बात कही जाएगी कि भाई हमारे यहाँ नगर निगम कितने हैं, बिहार में नगर निगम कितने हैं, ये पूछा जाता है हमेशा। तो ये फैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत है। ये है 12 हमारे यहाँ नगर निगम है। उसके बाद में नगर परिषद जो है, नगर परिषद की आप बात कर ली जाए तो नगर परिषद हमारे यहाँ कितने हैं, टोटल 49 है, मतलब कि 49 है। नगर परिषद के बाद में फिर नगर पंचायत की बारी आती है। तो नगर पंचायत कितने हैं ये देख लीजिए। तो नगर पंचायत हमारे यहाँ जो है टोटल 86 है। और नगर पंचायत के बाद फाइनली जो है ग्राम सभा की बारी आती है। तो ग्राम सभा पूरे बिहार में कितने हैं, तो ग्राम सभा हमारे यहाँ है 8386, ठीक है। ये याद करना आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए नगर पंचायत कितने हैं 86, लास्ट का 86 तो आपको दिख रहा है, और बस खाली 83 याद कर लीजिए, 83 86 ये जो है हमारे यहाँ टोटल ग्राम सभा है। तो दोस्तों ये रहा पूरे पॉलिटी सेक्शन का बिहार का। इसके बाद हम जियोग्राफी सेक्शन, इकोनॉमी सेक्शन धीरे धीरे करके हम सारा बिहार स्पेशल कवर कर लेंगे।